Hello students, in this video we discussed about the genetics terminology. Genetics terminology जो है वो मेंडलिज्म को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। अगर हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स की तो देखिए ग्रेगोर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। आप मेरे बारे में जान सकते हैं और मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ। इसी के साथ साथ मैंने हिस्ट्री और एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट किया है और हिस्ट्री से मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और जनरल स्टडीज में मेरा इंटरेस्ट है। अगर मेरे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मुझे पढ़ना और अपने नॉलेज को आप सभी के साथ शेयर करना पसंद है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जीन, लोकस, क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, सोमेटिक सेल्स, गैमेट, कार्सिनोजन, डीएनए, आरएनए, एलिलोमॉर्फ और एलिल, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड रेशियो और डाइहाइब्रिड रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो जेनेटिक्स है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी, जो कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम जीन, जेनेटिक वेरिएशन और किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। Firstly, the word genetics was used by Bateson in 1905. This word has originated from the Greek word gene. अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि इस जेनेटिक्स वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया, तो बैटसन ने 1905 के अंदर इस टर्म को यूज किया। और अगर हम जेनेटिक्स वर्ड के ओरिजिन की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड जीन से बना हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हेरिडिटी। Heredity is a biological process whereby a parent passes certain genes on to their children or offspring. Every child inherits genes from both of their biological parents and these genes in turn express specific traits. Heredity एक biological process है जिसमें पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों के अंदर जीन पास किए जाते हैं। हर बच्चा अपने जैविक माता पिता के द्वारा जीन को प्राप्त करता है और इन जीन के द्वारा ही कोई स्पेशल कैरेक्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो पाते हैं, जिनको हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। हम कह सकते हैं इन जीन के द्वारा ही कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू गैमेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं। मेल के अंदर मेल गैमेट्स जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वहीं फीमेल्स में फीमेल गैमेट्स लाइक एज एग या ओवा क्रिएट होता है। इन गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा ही नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर गैमेट्स के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। इन गैमेट्स में ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेव होती है, या हम कह सकते हैं इन गैमेट्स में ही क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन स्थित होते हैं।
These characteristics are called hereditary characters. तो ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं इन्हें ही हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं. This transmission of these hereditary characteristics from parental generation to offspring is called heredity. इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का पेरेंट्स के द्वारा अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होना ही हेरिडिटी कहलाता है. The term heredity was propounded by Spencer in 1863. During sexual reproduction, variation occurred due to the crossing over of gene among living organisms of a particular species. Particular किसी भी species में जो living organism होते हैं उनमें sexual reproduction के दौरान crossing over पाया जाता है और crossing over के कारण ही उनमें variations उत्पन्न होते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं जीन. अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय सम फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स. दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और सोमैटिक सेल्स. अब देखिए जब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उस समय जीन वर्ड नहीं था और मेंडल ने इन जीन को ही फैक्टर कहा यानी कारक कहा. मेंडल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कुछ फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं और ये जो फैक्टर होते हैं हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट होता है उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और अगर हम सोमैटिक सेल की बात करें तो वो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वही सोमैटिक सेल्स होती हैं. इन मॉडर्न जेनेटिक्स दीज फैक्टर्स आर टर्म्ड एज जीन्स. इन्हीं फैक्टर्स को मॉडर्न जेनेटिक्स में हम जीन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं यानी मेंडल ने जिन्हें फैक्टर्स कहा था उन्हें आज हम यानी मॉडर्न जेनेटिक्स में हम जीन कहते हैं. जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड रिस्पांसिबल फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट. जीन जो होता है वो क्रोमोसोम का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और डीएनए से मिलकर के बना हुआ होता है और जीन हमारे ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स के लिए रिस्पांसिबल होते हैं. ए जीन इज मेड अप ऑफ मैनी सब यूनिट्स विच आर सिस्ट्रॉन, रेकोन एंड म्यूटोन. अब अगर हम इन जीन की बात करें तो देखिए जीन भी 3 पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ होता है या हम कह सकते हैं जीन की भी 3 सब यूनिट्स होती हैं. एक सिस्ट्रोन होती है, एक रेकोन होती है और एक म्यूटोन होती है. सिस्ट्रोन इज द पार्ट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस यानी जीन का वह हिस्सा जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसे हम सिस्ट्रोन कहते हैं और जो जीन होता है वो मोनोसिस्टोनिक हो सकता है या फिर पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकता है. नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं रेकोन के ऊपर. तो रेकोन जीन का वह पार्ट है जो रिकॉम्बिनेशन करता है और इसका लास्ट पार्ट म्यूटोन जो म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. Among these, cistron is the largest unit and muton is the smallest unit. अब देखिए जीन के इन पार्ट्स के अंदर जो सिस्ट्रोन होता है वो लार्जेस्ट यूनिट होता है और म्यूटोन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं लोकस. ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए क्रोमोसोम. इट इज द लोकेशन ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम वेयर ए जीन इज प्रेजेंट. अब देखिए क्रोमोसोम के ऊपर वह लोकेशन जहां पर जीन पाए जाते हैं उसे ही हम लोकस कहते हैं. अब देखिए हम इन जेनेटिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं. हम जिस भी टर्म को पढ़ते हैं उस टर्म में एक नई टर्म आ जाती है. अब हम डिस्कशन करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स. अब देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल और प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं. नॉर्मली ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के बाहर बात करें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें अपना डीएनए मटेरियल होता है. ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए के बने हुए होते हैं. डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. Passed from parents to offspring, DNA contains the specific instructions that make each type of living creature unique. ये जो डीएनए मटेरियल है पेरेंट्स के द्वारा ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और ये डीएनए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रखता है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग क्रिएचर अपने आप में यूनिक होता है. The term chromosome comes from the Greek words for color
chroma and body soma. Scientists gave this name to chromosome because they are cell structure or bodies that are strongly stained by some colorful dyes used in research. अब अगर हम टर्म क्रोमोसोम के ओरिजिन की बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी। और साइंटिस्ट ने इसे क्रोमोसोम नाम इसलिए दिया क्योंकि ये ऐसी सेल स्ट्रक्चर है जो रिसर्च के दौरान कलरफुल डाई के द्वारा स्टेन होती है। अब आप यहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर समझ सकते हो। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए के द्वारा बना हुआ होता है और इन क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन पाए जाते हैं। इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में फिक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। इन 23 क्रोमोसोम को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम है वो सब पेयर में होते हैं। अब आप 22 तक आप इजीली समझ सकते हैं, लेकिन लास्ट में देखिए एक्स और वाई क्रोमोसोम है। इस 23 नंबर के क्रोमोसोम को ही हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, वहीं फीमेल्स में ओनली एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो 22 क्रोमोसोम का सेट होता है वो मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब देखिए क्रोमोसोम जो होते हैं वो हैप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड हो सकते हैं। Haploid chromosome, a single set of chromosomes present in the egg and sperm cells of animals, in the egg and pollen cells of plants, and in stable or transient life cycle forms of some other organisms such as yeast. अब देखिए जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही होते हैं। वे सभी ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनमें मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के बाद में सबसे पहली जो सेल बनती है वही डिप्लॉइड होती है और उसी डिप्लॉइड सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं बारंबार सेल डिवीजन के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ए सेल दैट कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। The only exception is cells in the germline which go on the produce gametes. अब देखिए हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनके जैसा ठीक एक सेट और होता है जिसे ही हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। हमारी बॉडी की सिर्फ जर्म लाइन की सेल यानी कि जो गैमेट प्रोड्यूस करती है या फिर हम कह सकते हैं जो गैमेट होते हैं उनको छोड़ करके सारी की सारी सेल्स डिप्लॉइड होती हैं, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को छोड़ करके बॉडी की सारी सेल्स डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड डिस्क्राइब्स ए सेल दैट कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का सीधा सा मीनिंग यही है कि जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है। अब हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। हैप्लॉइड को हम n नंबर के द्वारा शो करते हैं, वहीं डिप्लॉइड को 2n नंबर के द्वारा शो करते हैं। अब हम इसको ह्यूमन के एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 2n = 46 क्रोमोसोम। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 पेयर्स में होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2n = 46 क्रोमोसोम और ये भी जो है 23 पेयर्स के इक्वल है। अब अगर हम n की बात करें तो n = 23 क्रोमोसोम हो गया है। अब हम इसमें एक और क्लेरिफिकेशन यही कर लेते हैं। जो 23 क्रोमोसोम होते हैं उनमें 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम होते हैं और जो एक क्रोमोसोम होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वहीं अगर हम 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स की बात करें तो देखिए 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, यानी 44 क्रोमोसोम, और जो एक पेयर बचा वो सेक्स क्रोमोसोम हो गया, यानी 2 क्रोमोसोम। मेल के अंदर ये 44 + XY होते हैं, वहीं फीमेल के अंदर 44 + XX होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सोमैटिक सेल्स। ऑल द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट दोज ऑफ द जर्म लाइन, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर जेनेटिक सेल्स के अलावा जो भी सेल्स होती हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक सेल्स के अलावा वे सभी सेल्स
जिनसे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं गैमेट, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, स्पर्म एंड एग्स। यानी मेल और फीमेल में पाई जाने वाली सेक्स सेल्स को ही हम गैमेट कहते हैं। मेल गैमेट स्पर्म कहलाते हैं, वहीं फीमेल गैमेट एग कहलाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कार्सिनोजन, फिजिकल और केमिकल एजेंट विच इंड्यूसेस कैंसर। यानी ऐसे फिजिकल और केमिकल एजेंट जो कैंसर को इंड्यूस करते हैं, उन एजेंट्स को ही हम कार्सिनोजन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, composed of nucleic acids. These molecules encode the genes that allow genetic information to be passed to offspring. Next, RNA, ribonucleic acid. Nucleic acids that are formed using DNA as a template, similar to DNA except has ribose in place of deoxyribose and uracil in place of thymine. अब देखिए स्टूडेंट्स, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड अनेक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वे भी न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वे शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना हुआ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड 3 सबस्टेंस से मिलकर बना हुआ होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। शुगर के अंदर 5 कार्बन होते हैं, इसलिए हम उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। जिस भी न्यूक्लिक एसिड में जैसा शुगर मॉलिक्यूल होता है उसी बेसिस पर उसका नाम होता है। यानी डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होगी। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक ग्रुप को हम प्यूरीन कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम पिरिमिडीन कहते हैं। प्यूरीन के अंदर एडेनिन और गुआनिन होते हैं, वहीं पिरिमिडीन के अंदर थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, वहीं आरएनए के अंदर थायमिन नहीं पाया जाता, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। वहीं आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एलिलोमॉर्फ और एलिल। अकॉर्डिंग टू मेंडल, द टर्म एलिलोमॉर्फ और एलिल was used for the factors representing the 2 alternate forms of gene. For example, in TT condition, the gene capital T for tallness and small t for dwarfness are alleles for height in garden P. अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए 2 अल्टरनेट जीन मौजूद हों तो हम उस जीन को एलिलोमॉर्फ और एलिल कहते हैं। एलिलोमॉर्फ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम गार्डन पी का एग्जांपल लेते हैं। गार्डन पी में हाइट के कैरेक्टर की बात करें तो उसमें हाइट के दोनों अल्टरनेट मौजूद होते हैं, एक टॉल होता है और एक ड्वार्फ होता है। टॉल प्लांट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल टी को यूज करते हैं, वहीं ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी का यूज करते हैं। इस प्रकार से किसी भी कैरेक्टर के लिए अल्टरनेट प्रेजेंट होना एलिलोमॉर्फ और एलिल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, an individual who contains identical alleles of a gene or factors of a character on his homologous chromosome is called homozygous. For example, capital T allele pair is homozygous for height in pea plant. Capital T और small t is another example. किसी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन जिनको हम एलिल कहते हैं, अगर एक जैसे होते हैं तो हम उसे होमोजाइगस कहते हैं। अगर हम पी प्लांट में हाइट के एग्जाम्पल को देखें
तो हाइट के लिए पाए जाने वाले जो एलील हैं वो समान होते हैं, यानी हाइट का जो जीन पेयर होगा उसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम उसे स्मॉल टी से प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हेटेरोजाइगस। एन इंडिविजुअल who contains two contrasting factors of a character or two different alleles of a gene on his homologous chromosome is called heterozygous। किसी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन के जो दोनों एलील होते हैं, अगर वो अलग अलग प्रकार के होते हैं तो हम उन्हें हेटेरोजाइगस कहते हैं। इसको भी हम पी प्लांट में हाइट के कैरेक्टर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम उसे कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हेटेरोजाइगस है। अब देखिए होमोजाइगस में क्या था, दोनों एलील समान थे, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे वो स्मॉल टी हो, लेकिन हेटेरोजाइगस के अंदर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी ये हेटेरोजाइगस है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फिनोटाइप। External appearance and functional traits of a living organism produced due to the interaction of genes and environment is called phenotype। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैरेक्टर एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही पता लग जाता है, उसे ही हम फिनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉल प्लांट्स कैन बी होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी और हेटेरोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। हियर टॉलनेस इज द फिनोटाइप। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी प्लांट अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस किस प्रकार की दे रहा है, उसे ही हम फिनोटाइप कहते हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो प्लांट होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है। टॉलनेस जो है वो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इसलिए वो फिनोटिपिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं जीनोटाइप। Genetic constitution of any living organism is called its genotype. For example, pure or homozygous tall capital T और impure और heterozygous tall capital T small t। यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम उसे जीनोटाइप कहते हैं। जब हम होमोजाइगस टॉल की बात करें तो हम कहेंगे ये जीनोटिपिक फॉर्मेट में प्योर है, और जब हम हेटेरोजाइगस टॉल की बात करते हैं तो हम कहेंगे जेनेटिक फॉर्म में ये इम्प्योर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जीन, लोकस, क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, सोमैटिक सेल्स, गैमेट, कार्सिनोजन, डीएनए, आरएनए, एलिलोमॉर्फ और एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप और जीनोटाइप को कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।